पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। चलो, पहले मैं तुम लोग से थोड़ा बात करूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत शांत शांत रहते हो और इतनी शांति मेरे साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बताओ, अभी अपडेट्स बताओ, कैसा चल रहा है तुम लोगों का डीएसए में, क्या चल रहा है, कहाँ पे हो तुम लोग अभी, क्या क्या तुम लोगों ने पढ़ लिया है टॉपिक्स, कैसा फील हो रहा है फर्स्ट ईयर में। थोड़ा थोड़ा इंट्रो, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हो सकता है कोई आ जाए। क्योंकि आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह जो मैंने बताया है वही करेंगे आज। तो पहले तो विष्णु, जब वर्कशॉप हुई थी तब तो मेरी बहुत बात हुई थी तुमसे, तुमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी मुझे। अभी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है दीदी। तो आप क्या लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ, कौन सा टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा है? अभी तो फिलहाल एक्सेप्शन हैंडलिंग में नहीं, मतलब क्लास में हुआ था, वही रिसेंट में था। हाँ, सही है। अब मैं एक दिन ना बीच बीच में ना टेस्ट भी लिया करूंगी, देखती हूँ, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूंगी। ख्याति तुम बताओ। ख्याति है लगता है कहीं। चलो, कैसा चल रहा है ख्याति? अभी तो स्टार्ट ही करा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं आज क्या क्या बताऊंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि अभी अच्छे खासे बच्चे होंगे तो फिर हम अच्छे से स्टार्ट करते, बट अभी कोई आया ही नहीं है ज़्यादा लोग, तो हम इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में मैं क्या क्या करवाऊंगी। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा ये, थोड़ा ही रखूंगी मैं इसको, क्योंकि आज हम थोड़ा इंस्टॉलेशन देख लेंगे। ठीक है, किसके किसके में, मतलब ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट जो है ये इतना क्रूशियल नहीं है। अगर तुम लोगों के अंदर, तुम लोग के लैपटॉप में जेडीके इंस्टॉल्ड है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इंस्टॉलेशन में एक तो हम इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करेंगे। कौन कौन इंटेलिजे आइडिया यूज करता है? वेरी गुड। ख्याति, तुम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती हो? वीएस कोड? हाँ भी उसको। ठीक है, तो देखो वीएस कोड पे हम कर सकते हैं, बट मैं इंटेलिजे आइडिया क्यों करवाऊंगी, मैं इंटेलिजे आइडिया भी इंस्टॉल कर लेना। हम इंटेलिजे आइडिया पे कोड क्यों करेंगे, मैं इसका एक रीज़न देती हूँ कि मैं पहले आपको इंटेलिजे आइडिया खोल करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इंटेलिजे आइडिया में बेसिकली आपको एक बहुत इजी वे मिलता है गिटहब से कनेक्ट होने का। आप गिटहब को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। वीएस कोड में आपको कमांड लिखने पड़ते हैं किसी भी कोड को गिटहब में पुश करने का। बट अगर आप इंटेलिजे आइडिया यूज करते हो तो आपको कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत इजीली जो है वो कोड को पुश कर पाओगे गिटहब पे। साथ ही साथ इंटेलिजे आइडिया जो है वो इस जावा इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है। जो लोग भी डेवलपमेंट करते हैं जावा में वो इंटेलिजे आइडिया को प्रेफर करते हैं। वीएस कोड वर्सेस इंटेलिजे आइडिया क्या है? वीएस कोड में आप सारे लैंग्वेजेस ला सकते हो, आपको एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है, आप उसमें हर लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हर लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो। बट अगर मैं अभी जावा की बात करूं तो ये जावा और इससे फेमिलियर जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए सूटेबल है। और हम क्योंकि बिगनर है अभी, और बिगनर ही नहीं इंडस्ट्री लेवल पे भी इसका काफ़ी यूज़ है। अब जैसे ये इंटेलिजे आइडिया का यूआई है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस है। इसमें मैं चाहूँगी तो मैं एक गिटहब की रिपोजिटरी बना करके जो भी कोड नया लिखूंगी यहाँ पे वो मैं डायरेक्टली पुश कर सकती हूँ, कॉमिट और पुश। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगी, कॉमिट और पुश। ठीक, तो हम इंटेलिजे आइडिया ही यूज़ करेंगे। तो ख्याति, एक बार मैं इंटेलिजे आइडिया का इंस्टॉलेशन बता दे रही हूँ, तुम उसको इंस्टॉल कर लो। तुम्हारे लैपटॉप में क्या जेडीके इंस्टॉल्ड है? दोनों के, विष्णु और तुम लोग के लैपटॉप पे क्या जेडीके इंस्टॉल्ड है? तो ख्याति, नहीं है। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल नहीं है। चलो फिर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जेडीके इंस्टॉल करना है। ठीक है, जेडीके डाउनलोड, ये ओरेकल की जो वेबसाइट आएगी,
ठीक, इस ओरेकल की वेबसाइट पे ही आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार बता दो मुझे। नहीं, रुको, मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं करा। चलो, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है JDK डाउनलोड। ठीक है, तो ये जो ओरेकल की वेबसाइट आ रही है वहां से आपको जावा डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक, मेरे साथ साथ करते रहो, जहां प्रॉब्लम आएगी मैं वहां बताऊंगी। ख्याति, क्या तुम कर रही हो मेरे साथ? हाँ जी। तो देखो, तुम इसमें यहाँ पे आओ और ये जो विंडोज का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना, और X64 इंस्टॉलर, ये वाला जो फोल्डर है, ये वाली जो लिंक है, इस पे जब तुम क्लिक करोगी तो तुम्हारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं इस पे क्लिक अभी नहीं कर रही। ठीक है, मुझे ये करो, फिर मुझे बताओ कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकती हो ताकि मैं तुम्हें हाथों हाथ बता सकूं। हम इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को खत्म करेंगे, फिर गिटहब के बारे में थोड़ा जानेंगे और कैसे हम अपना पहला कोड लिखेंगे आज, और कुछ बेसिक कोड्स लिखेंगे। जो हमने कल सूडो कोड्स देखे थे, जो हमने कल फ्लो चार्ट के बेस पे वो क्वेश्चंस देखे थे, आज हम उनका थोड़ा कोड लिख लेंगे। ठीक है, और उन कोड का जो क्रक्स है वो मैं आप लोगों, मतलब डिटेल्स जो है छोटी छोटी, वो मैं आप लोगों को बाद में, अब कल की क्लासेस से हम कोडिंग पे। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ख्याति, तुम्हारा इंस्टॉल हो गया? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बचा है। ठीक है, अभी जब तक ये इंस्टॉल होगा, पहले ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर हम इंस्टॉल करेंगे इंटेलिजे आइडिया। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा, हम यहाँ पे पहले इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर लेंगे। JDK इंस्टॉल होने के बाद इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर लेंगे। फिर हम इंटेलिजे आइडिया के अंदर अपना एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी अलग 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 फाइल्स होंगी, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये जो ZDX 1.0 DS से बैच में हमने जो भी क्वेश्चन करेंगे हर लेक्चर वाइज, या जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो आप लोग इसी में डालोगे। और एंड में मैं जब भी होमवर्क की, कोड से रिलेटेड होमवर्क की बात करूंगी, तो मैं आप लोगों की गिटहब की लिंक ही मांगूंगी। ठीक है, मैं गिटहब पे जा करके चेक करूंगी कि आपने होमवर्क करा है या नहीं करा है। ठीक, और इसका बेनिफिट क्या होता है? ठीक, गिटहब का बेनिफिट क्या होता है? गिटहब का बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आप जैसे कभी भी किसी हैकाथॉन में जाते हो, या आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो, या आप अपना रेज्यूमे बना रहे होते हो, तो वहां पे आपसे इस गिटहब की लिंक जरूर मांगती है। और वो लोग गिटहब की लिंक का करते क्या है, वो आपके गिटहब पे जाते हैं, और मैं काफी दिनों से गिटहब पे एक्टिव नहीं हूँ, बट आपके गिटहब पे एक हीट मैप काइंड ऑफ होता है। क्या होता है मैं दिखाती हूँ। तो उससे वो देखते हैं कि क्या आपने कभी गिटहब पे काम करा है, क्या आपका गिटहब थोड़ा एक्टिव है या नहीं है, क्या आप गिटहब के मायने जानते हो। तो वो आपके टेक्निकल चीज है, ये आप लोग का एक तरह का इंस्टाग्राम है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक चार्ट आता है कि आपने कितने कंट्रीब्यूशन किए हैं। काफी कम है अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैं एक बार में ही सारा कोड लिखती हूँ और एक बार में ही पुश कर देती हूँ, तो बार बार नहीं करती। ठीक, तो यहाँ पे आपके कितने कंट्रीब्यूशन आपने करे, जैसे लीड कोड में दिखाता है वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे आपकी रिपोजिटरीज होती हैं जो जो आपने बनाई है, डायरेक्टरीज, फोल्डर्स। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है, जैसे मैं अगर मानो कि मैं इस जावा नोट्स वाले पे गई। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या करा है, जब मैं पढ़ती हूँ तो अपना जितना भी कोड होता है वो सारा का सारा मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरेस पढ़ा, हैश मैप पढ़ा, बेसिक जब मैं पढ़ रही थी, देखो बेसिक प्रिंट्स के भी क्वेश्चंस है इसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी, लूप्स के भी हैं, पैटर्न्स के हैं, एडवांस पैटर्न्स, ये तुम्हारे सारे रिकर्जन, सॉर्टिंग, 2D सब कुछ है इसमें, जो मैं जब मैं पढ़ती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ, तो मैं अपने कोर्स को ऐसे विजिट करती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक, अभी हो गया इंस्टॉलेशन?
ख्याति? हाँ हाँ हो गया। हो गया? चलो फिर एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हो तुमने मतलब क्या हो रहा है अभी, ताकि मैं आपको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट कर पाऊँ। विष्णु, क्या तुम्हारा गिटहब पे प्रोफाइल है? जी दीदी है। चलो, ये भी बढ़िया है। मतलब आज का लेक्चर कुछ है ही नहीं, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाना है। आज बस हम जो कोड करेंगे वो हम देखेंगे एक बार। ठीक है, जो हमने कल सूडो कोड पढ़ा था ना, हम उसी का कोड फॉर्मेट देख रहे होंगे आज। चलो ख्याति दिखाओ। आपने इंस्टॉल कर लिया है? क्या तुम्हारा लैपटॉप हैंग हो रहा है? नहीं। ये एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, बस ये स्क्रीन ही दिख रही है। इसको इंस्टॉल करके उसके बाद जेडीके करेंगे। अगर ये जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा तो आज क्लास भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। विष्णु, क्या तुमने एरेस कंप्लीट कर लिया है? मतलब एरे के बेसिक्स तुम जानते हो, फंडामेंटल्स। जी बेसिक्स क्लियर। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं एरे का जो लीड कोड पे हो? क्या तुम एक बार उसको, जब तक ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो तब तक तुम वो क्वेश्चन थोड़ा ट्राई मारो। जी दीदी। ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन कौन सा दूं? एक क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बताती हूँ। फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक, सर्च करो लीड कोड पे और वो वाला क्वेश्चन करो। ख्याति, एक ये मिनट। जो सेकेंड वाली लिंक है ना, x64 इंस्टॉलर, तुम्हें इसी पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, तुम इंस्टॉल कर लो इसको। मुझे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टॉलेशन वाला पेज ही दिख रहा है, डाउनलोडेड नहीं दिख रहा है। तुम एक बार फाइल एक्सप्लोरर पे जाना, तो जो तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर होता है उस पे जाना। क्वेश्चन नंबर दीदी। विष्णु, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन का नाम है फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। एक बार आप सर्च कर लो फाइंड पीक एलिमेंट। मीडियम लेवल 162। हम्म। मीडियम लेवल डिफिकल्टी। अरे कुछ कुछ डिफिकल्टी का कोई लेवल नहीं होता, ट्राई मारो, दिमाग लगाओ। कंफर्म कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। देखती हूँ, मैं बताती हूँ। फाइंड पीक एलिमेंट 162, क्वेश्चन नंबर 162। ठीक ठीक। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल? नो कर दो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट।
अभी ये डाउनलोड हो जाए। तो एक बार ख्याति, जब कोड वगैरह होते हैं, जब अंगार बैच पे भी तुमने भैया कोडिंग बताते होंगे, तो तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे करती हो? वीएस कोड पे विदाउट जेडीके इंस्टॉलेशन? नहीं, उनका एक अपना पोर्टल है तो उस पे। उसी पे प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ। चलो फिर इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल और क्लिक नेक्स्ट टू एक्सेस ट्यूटोरियल एपीआई। नहीं 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 नहीं, नहीं करना था। कुछ नहीं होगा इससे, बंद कर दो इसको अब। हाँ, अब आओ इसमें जाओ, सर्च करो इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलेशन। इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड। हाँ, ये जो सेकंड आ रहा है, हाँ ठीक है, इसको क्लिक करो। रुक जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो। सही, तुम सही जगह पे आई हो। नीचे स्क्रॉल करो, मतलब नीचे जाओ। हाँ, और ऊपर। तुमने आई गेस गलत लिंक खोल दिया है। बैक जाना। हाँ देखो, नीचे लिखा हुआ है ना इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल। मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है? मैं एक बार दिखाती हूँ, ठीक? आप देखो कैसे करना है। इस पे गए और फिर कम्युनिटी फॉर्म, इनका यही लास्ट में होता था कम्युनिटी का। चलिए, मैंने एक बार ये देख के बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी जब देखा था तब तो वो था, इंटेलिजे आइडिया का इंस्टॉलेशन था, बट अभी मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। क्या इन्होंने इसका इंस्टॉल कम्युनिटी एडिशन ही हटा दिया है? नहीं कर सकते। चलो फिर मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं कि जो हमने कल क्लास में डिस्कस करे थे क्वेश्चंस, उनको मैं अभी ख्याति, जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको कल एक काम करूँगी, अभी मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ इंस्टॉलेशन का उसके, फिर मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगी, ठीक है? और सारा कोड फिर मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो इंस्टॉलेशन वाला काम है ना, ये मुझे कल करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक? तो आप क्या करो, जावा के ऑनलाइन कंपाइलर पे जाओ, ठीक? और मैं चूज करती हूँ वन कंपाइलर। देखो विष्णु, अब तुम वो क्वेश्चन बाद में करना, एक बार हम ये कर लेते हैं। अब एक काम कर सकते हैं विष्णु, तुम तब तक
कि क्योंकि अभी ख्याति का इंस्टॉल नहीं हुआ है तो वो तो ये फोल्डर नहीं बना पाएगी। तुम एक फोल्डर बना लो इंटेलिजे आइडिया पे, ठीक है। इंटेलिजे आइडिया पे तुम प्रोजेक्ट को क्लोज करने के बाद एक फोल्डर बना लो और वहां से अपना इसका नाम रख दो, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और इसका नाम रख दो ZDX 1.0 DSA बैच, ठीक है। और इसको फिर क्रिएट कर लो। ठीक, अब देखो इसका जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा मैं गिटहब पे पुश कर दूंगी, ठीक है। गिटहब कैसे यूज करना है इसके लिए ये मैं एक बार बता दूंगी, क्योंकि आता है लोगों को, बट उतने अच्छे से भी कभी कभी मतलब एक अच्छे से ब्रीफ होना जरूरी है। जो कोड मैंने यहाँ से हटाया उसको हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे SRC क्या है, सोर्स फोल्डर है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे। इसी SRC के अंदर एक पहले से डिफॉल्ट जो है वो हमें एक फाइल दे रखा है मेन। हमें अगर कोई नई फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और जावा क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्लास आप एक तरह से यही समझ लो, बट यहाँ पे जब हम क्लास पे क्लिक कर रहे हैं तो एक नई जावा की फाइल बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट और सूडो कोड करके इसका नाम दे दे रहे हैं। अब जब भी हम फाइल का नाम देंगे तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया बट मैंने स्पेस नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं स्पेस लगाऊंगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक वैलिड नेमिंग नहीं होती, ठीक। जावा में जब भी आप इस पे इंटेलिजे आइडिया पे कोड कर रहे होते हो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बजाय आप PSVM लिख दो और एंटर प्रेस कर दो, आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये स्ट्रिंग आर्ग्स दिख जाएगा। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक जहां पे भी लिखा है, दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं इस रूम में हूँ, ये रूम जो है वो मेरा कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे को एक्सेस करने की जो कह लो राइट्स हैं, ठीक है, इस रूम को एक्सेस करने के जो राइट्स हैं वो मैं जिसको देना चाहती हूँ मैं उसको क्या दूंगी, अपनी की, ठीक है। मैं इस रूम की जो चाबी है, जो ये जो चाबी मैं जिसको भी दूंगी वही इस रूम को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जावा में जो मेरी एक्सेस करने वाली चाबियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है पब्लिक और भी होंगी, और एक होती है प्राइवेट, हमें इन्हीं से मतलब है। हम यूज कौन सा करते हैं, हम यूज करते हैं ये पब्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज के आगे मैंने ये पब्लिक लिख दिया है ना, जैसे मैंने आप कोड में देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक एरे का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे आर्ग्स लिखा हुआ है, ठीक। अभी के लिए फिलहाल हम इनके बारे में इतना नहीं जानेंगे, बात नहीं करेंगे इनके बारे में, हम बात करते हैं पब्लिक के बारे में। अगर मैंने गलती से इसको पब्लिक के जगह पे प्राइवेट कर दिया तो मेरा जो JDK है, जावा डेवलपमेंट किट है, वो मुझे इसमें जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्या क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स होते हैं, साथ ही साथ रन करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो मैं डेवलप तो कर लूंगी बट मैं रन नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि JVM को मेरी ये जो फाइल होगी, अगर पब्लिक की जगह पे यहाँ पे प्राइवेट लिखा होगा तो JVM को ये फाइल जो है वो नहीं मिल पाएगी, वो ढूंढेगा, उसको मिलेगी नहीं ये फाइल, ठीक। तो अगर मैंने पब्लिक लिखा हुआ है इसका मतलब, अगर मैं पब्लिक लिखी हूँ इसका मतलब JVM जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक बेसिकली क्या है, एक तरह का एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस को मॉडिफाई करता है कि कोई दूसरी फाइल क्या इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती।
ठीक, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, वो हमें एरर देगा। क्योंकि अगर मुझे जानना है कि क्या, मानो मैं जा रही हूँ ख्याति के कॉलोनी में, ठीक, जहाँ उसका घर है, मैं उसकी कॉलोनी में जा रही हूँ। अब मुझे ख्याति का घर जानना है कि घर कहाँ पर है ख्याति का। अब उसका घर जानने के लिए ख्याति मुझे बताएगी, कुछ ना कुछ एड्रेस बताएगी कि अच्छा इस जगह पर मेरा घर है दीदी, आप ऐसे ऐसे आ जाओ। ठीक, मैं अगर पहली बार उसके होम स्वीट होम में जा रही हूँ तो ऑफ कोर्स वो मुझे गेट पे ढूंढने तो आएगी ही। ठीक, जब मुझे ख्याति गेट पे मिलेगी तभी मैं घर के अंदर जो है वो घुस पाऊंगी। अगर मुझे कि जिस जिस घर पे मुझे ख्याति नहीं दिखेगी, क्या मैं उस घर में घुसूंगी? नहीं, जिस घर पे मुझे वो दिखेगी मैं उसी घर के अंदर जाऊंगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो क्या है, ख्याति ही है। ये ख्याति है जो मुझे अपने घर के अंदर घुसने की परमिशन दे रही है। अगर ये नहीं होगा तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं घुसूंगी। तो मेरे लिए मस्ट है इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का रहना, वेरी वेरी मस्ट है। अब जो भी कोड हम लिख रहे होते हैं वो हम हमेशा इसी ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक, अब मैं आती हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, कमेंट्स मैं आज की क्लास में गिटहब वगैरह के बारे में बताने वाली थी, बट क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है मैं वो चीज़ बीच में भी बता दूंगी। बट अभी मैं काम करती हूँ, कमेंट्स वगैरह के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक, क्लास को वेस्ट नहीं करना है। कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कल, एक एग्जांपल दिया था मैंने सूडो कोड के टाइम पे, कि जैसे मैं किसी कंपनी में अगर काम कर रही हूँ तो मुझे कोई कोड, मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसका मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, बट वो लॉजिक जो है ना उसका कोड कैसे लिखना है, इस लॉजिक का कोड कैसे लिखना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे क्या करती हूँ, एक सूडो कोड लिख देती हूँ कि ऐसा ऐसा इनपुट ले लो, ऐसा ऐसा ये कर लो, फिर एडिशन मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा एडिशन करना है वगैरह वगैरह। हम जब भी कोई कंपनी में काम करते हैं तो यूजुअली हम अपने एम्प्लॉयज से जब भी हम किसी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम उनको एक पेपर पे सूडो कोड लिख करके नहीं देते हैं और फिर वो उसको फाइल में कन्वर्ट करें। वो क्या करते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट में आते हैं और हम वहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं। अब जावा में जो कमेंट्स हैं उनको लिखने का तरीका होता है कैसे, देखो मैं बताती हूँ। कंट्रोल प्लस, एक सेकेंड, ये क्या होगा, बैक स्लैश तब कम ये होता है, देखो ये मैंने तो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लिया। जब आप ये वाला जो सिंबल होता है, अभी सिंबल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये, ठीक है, आप जब इसका इस्तेमाल करते हो किसी भी लाइन के आगे तो वो लाइन, पर्टिकुलर लाइन जो होती है वो कमेंट बन जाती है। कमेंट मतलब, कमेंट बोले तो कमेंट मतलब बेसिकली वो चीज जिसका कोड में कोई मायने नहीं रखता। ये एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ चीजें होती हैं जो मैं लिखूंगी अपने फेलो टीममेट्स को समझाने के लिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम एक कोड लिखने वाले, मैंने कह दिया मुझे कोड लिखना है, क्या पहला कोड जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मैंने ये कोड लिखना है। तो अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगी, मैं रन कैसे करती हूँ, यहाँ पे एकदम टॉप पे एक रन का बटन है। ठीक, यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगी तो मेरा कोड जो है वो रन होने लगेगा। जैसे ही मेरा कोड रन होगा मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या मुझे आउटपुट में कुछ दिख रहा है, यहाँ लिखा है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इससे ऊपर यहाँ पे कोई भी लाइन मुझे प्रिंट हुई नहीं दिख रही है। बट अब मुझे कुछ तो प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करती हूँ, प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज करूंगी पब्लिक अरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक, ln। अब
एलन का मतलब क्या होता है, ये एलन क्यों यूज करा है मैंने, एलन मतलब कि नेक्स्ट लाइन। ठीक, अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। पब्लिक स्टैटिक, ये बार बार पब्लिक स्टैटिक बोल दे रही हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी अगर मैं लिखूंगी तो भी इसके अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी वो प्रिंट हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे एलन लगा रही हूँ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक, तो एक बार हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने के बजाय मैं SOUT लिख दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी, तो मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक, दिख रहा है तुम लोगों को, मुझे बता दो एक बार, दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो अगर मैंने एलन लिखा है और मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करती हूँ विष्णु का नाम। ठीक, सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई। ठीक, अब मैंने इसके बाद मैं एक और लाइन लिखती हूँ और वहां पे मैं प्रिंट करती हूँ ख्याति का नाम। ठीक, यार थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, अब जब मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो प्रिंट नहीं होगा, बट यहाँ पे विष्णु और ख्याति प्रिंट हो रहा है। ठीक, सिंपल। जब मैंने यहाँ से विष्णु के जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है इससे एलन हटा दिया तो विष्णु और ख्याति जो है वो एक ही लाइन पर प्रिंट होने लगेगा। ठीक, विदाउट एनी स्पेस। ठीक, तो यहाँ पे हमने स्पेस डाल दिया और ये ऐसे प्रिंट हो गया। तो ये जो ये तरीका होता है किसी भी चीज को प्रिंट करवाने का। अब प्रिंट करवाने के बाद हम आते हैं कि हम इनपुट कैसे लें, क्योंकि जब हमने सूडो कोड लिखा था, जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था तो वहां पे हमने इनपुट भी लिया था। तो इनपुट लेने के लिए हम एक स्कैनर नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक, अभी स्कैनर के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अगर इनपुट लेना है तो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आपको लिखना ही होगा। और उसके बाद अगर मुझे एक कोई नंबर, जैसे मानो मुझे 4 इनपुट लेना है और मुझे 2 इनपुट लेना है और इन दोनों का फिर जाकर के एडिशन करवा देना है, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो सबसे पहले मैं 4 क्या है मेरा, 4 मेरा एक तरह का इंटीजर है और 2 क्या है मेरा, 2 भी मेरा इंटीजर ही है। तो मैं इसको कैसे, इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, इंट लिखते हैं। तो मैंने इंट a लिख लिया। a क्या है, a मेरा एक वेरिएबल है। ठीक, और इंट क्या है, ये मेरा है डेटा टाइप। ओके, अब जब मैं इज इक्वल्स टू लगाती हूँ और यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है, इस जगह पे मुझे इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, sc डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करती हूँ। अब मैंने बोला टर्मिनेट, ये मुझे कौन बताएगा, देखो अगर मैं सेमीकोलन के बाद, यहाँ मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, मैं इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी कोड लिखूंगी तो वो चल जरूर जाएगा, बट यहाँ पे भी सेमीकोलन होना चाहिए। अगर मैंने कहीं सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब इसके बाद ये वाली लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अगर मानो यहाँ एक सेमीकोलन लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, फिर ये, तो ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है और ये एक इंडिविजुअल है। सेमीकोलन एक तरह का टर्मिनेटर है, मतलब यहाँ से बाद वो टर्मिनेट, मतलब वो सेंटेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, कि सबसे पहले कि कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे उसमें एक नई फाइल बनानी है, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट का यूज हम कब करते हैं, जब हमको कोई बात जो है लिखनी हो, अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी लिखनी हो, तब हम कमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें प्रिंट करवाना है किसी चीज को
तो हम system.out.print या system.out.println भी लिख सकते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है sout। इसको लिखो और फिर यहाँ पे एंटर दबा दो तो आपको ये लाइन मिल जाती है। अगर हमें इनपुट लेना होता है तो हम लिखते हैं स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और हम a को इनपुट ले लेंगे और साथ ही साथ हम b को भी इनपुट ले लेंगे। इंट b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक। और यहाँ पे फिर हमें एडिशन को प्रिंट करवाना है। अब हम एक काम करते हैं, एडिशन को प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है नंबर को इनपुट। हमें यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स को एक बार करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक। जब मैं ये लिखती हूँ तो मुझे इनपुट लेने का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। अब मुझे बोला है कि ऐड करो दो नंबर्स को। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक नंबर तो मेरा ए होगा और एक नंबर मेरा बी होगा। तो मुझे सबसे पहले एक डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो मैंने स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ये लिख लिया। फिर इंट a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट मैं लिखूंगी और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी। इस लाइन की वजह से मैं एक नंबर a इनपुट ले सकती हूँ। फिर मैंने क्या किया, इंट b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट और सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, sc डॉट नेक्स्ट, ये भी एक चीज आई थी। sc डॉट नेक्स्ट जो होता है वो हम किसका इनपुट लेने के लिए लिखते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? थम्स अप दिखा दो अगर नहीं पता है तो। ख्याति और विष्णु, चलो ख्याति। देखो, हाँ देखो, sc डॉट नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए, ठीक। अब दीदी स्ट्रिंग, देखो जब हम पढ़ेंगे तो हम एरे पढ़ेंगे, एरे के बाद हम स्ट्रिंग पे आएंगे, ठीक। एरे फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक। इसको स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हम sc डॉट नेक्स्ट लिखते हैं। जब भी मैं ये एक प्रायर, क्योंकि अगर मैं इनपुट लेना बता रही हूँ तो मैं सबका इनपुट बताऊंगी, ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड होगा मैं। तो इस स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हम sc डॉट नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। sc डॉट नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। और इसका इनपुट लेने के लिए हम sc डॉट नेक्स्ट लाइन का भी यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं पहले ये बताती हूँ। उससे पहले स्ट्रिंग क्या होता है, देखो एक चीज होती है आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप, और एक होता है आपका स्ट्रिंग जो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैरेक्टर हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप होता है और ये हमारा क्या होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर की जब मैं बात कर रही हूँ, और स्ट्रिंग क्या होता है, वो होता है बंच ऑफ कैरेक्टर। मान लो मैं लिख रही हूँ यशिका, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसमें है हमारे, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें मेरा एक, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 3 6 7, ठीक। तो ये 7 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कह लो एक तरह से। अब अगर मैं सिर्फ ये लिखती हूँ, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो मैं इनपुट ले पाऊंगी सिर्फ और सिर्फ यशिका, ठीक। बट अगर मुझे मेरा पूरा नाम चाहिए यशिका चौबे, तो यहाँ पे मेरा एक स्पेस भी आ रहा है। क्या मेरा ये जो है sc डॉट नेक्स्ट ये पूरा इनपुट लेगा, देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, ठीक।
ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? हाँ, स्ट्रिंग यहाँ पे नाम भी लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग हाई इज इक्वल्स टू ये। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ एस आउट हाई। ठीक, एक बार इसका इनपुट लेकर के देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे यशिका चौबे। ठीक, एक एरर दे दिया इसने मुझे। तो कमेंट कर दो। देखो, मुझे इसने यशिका चौबे, मैंने इनपुट में मैंने इसको यशिका चौबे पूरा दिया था, बट इसने मुझे ला के सिर्फ यशिका दी। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, तब देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने इसको नेक्स्ट लाइन दिया तो ये मुझे यशिका चौबे, तब इसने मुझे पूरा नाम ला करके दिया। तो अगर हमें पूरा नाम, मतलब अगर हमें स्पेसेस के साथ भी इनपुट लेना है, ये जो स्पेस यहाँ पे है, अगर मुझे इस स्पेस के साथ इनपुट चाहिए और मैं चाहती हूँ मेरा पूरा लाइन आए, तो मैं नेक्स्ट लाइन का यूज करूंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर इस्तेमाल करना, तो मैं sc.next का ही इस्तेमाल करूंगी। एक एक मतलब एक सिंगल बंच ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, अगर मुझे बेसिकली किस किस चीज का इनपुट लेने को बोलेगा, सिर्फ दो चीज। हम जब पूरा काम करेंगे ना, तो एससी का इस्तेमाल करके या तो हम किसी इंटीजर का इनपुट ले रहे होंगे या हम किसी स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे होंगे। जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो हम सिर्फ स्ट्रिंग का ले रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मुझे एडिशन परफॉर्म करना था दो नंबर्स का, तो मैंने क्या करा, इसको मैं हाईलाइट वो कर देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। ठीक, अब देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही उठा दे रही हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ऐड करो दो नंबर्स को। तो मैंने इंट a इज इक्वल्स टू sc.next int कर लिया और इंट b इज इक्वल्स टू भी sc.next int कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसका मैं सम भी प्रिंट करवाऊं, तो उसके लिए या तो मैं सम नाम का एक वेरिएबल बनाऊं, या तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली सम प्रिंट करवा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ, एस आउट कर दूं a प्लस b। ठीक, अब इसको एक बार चला के देखते हैं। चलो, दो नंबर बताओ मुझे, एक नंबर विष्णु, एक नंबर ख्याति, बताओ। 6। ठीक है, ख्याति। ये छोटे छोटे काम मैं इस वजह से करती रहती हूँ ताकि मुझे लगे कि तुम लोग क्लास में हो, क्योंकि मुझे पता है काफी बोरिंग क्लास है अभी फिलहाल, तो आता है। तो हमारा सम प्रिंट होकर के आ गया 24। ठीक है, तो इनपुट लेना हम सीख गए, कैसे लेते हैं, प्रिंट करना हम सीख गए। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। ठीक, इनपुट लेना और प्रिंट करवाना अगर हम इतना सीख गए, और स्ट्रिंग का इनपुट हम कैसे लेते हैं ये भी हमें पता चल गया है। ठीक, अब मैं आती हूँ कोड लिखवाने पे, जो कि हमने पिछले क्लासेस में करा है। ठीक, एक बार जो भी फ्लो चार्ट वाला काम है, ये तो फ्लो चार्ट आप लोग करोगे, होमवर्क के भी कोड्स जो है मैं इसमें लिखवाऊंगी। ठीक, हमने पहले लिखा था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था एवरेज प्रिंट करवाना। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, एक पैकेज क्या होता है, एक तरह का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम छोटी छोटी फाइल्स रख सकते हैं। तो इसका मैं बेसिक करके फोल्डर बना लेती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक, बेसिक। ठीक है, इसी बेसिक के अंदर मैं ये सूडो कोड वाली जो फाइल है ये भी डाल देती हूँ। ठीक, अब मैं इसके अंदर बेसिक के अंदर ही आकर के एवरेज नाम का एक एवरेज, ठीक है, हमें अब एवरेज प्रिंट करवाना है।
तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, कौन बताएगा? अच्छा कौन बताएगा, चलो जल्दी जल्दी बताओ। इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को, हम्म, इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। क्या इनिशियलाइज करेंगे? चलो बताओ, मुझे कोड बताओ, मैं लिखूंगी, तुम बताओगे मैं लिखूंगी। स्कैनर SC, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर इंट A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। इंट ब्रैकेट ठीक है, फिर मुझे एवरेज लेना है 3 नंबर का। फिर मैं ऐसे इंट b इज 2 इक्वल्स नंबर टू है, SC डॉट नेक्स्ट इंट कर देती हूँ, और मैं ऐसे ही इंट c इज इक्वल्स टू xc डॉट नेक्स्ट इंट कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे निकालना है एवरेज। ठीक, तो क्या कहते हो तुम लोग, एक नया वेरिएबल बनाओ या फिर ऐसे प्रिंट करवा दो? नया बना लो या ऐसे ही करो। ठीक है, चलो नया बना लेते हैं। एवरेज करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट सजेस्टेड ये होता है कि हाथी कि आप ऐसे लिखो। देखो, कर तो आप सकते हो बट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। जब इसकी आदत डालोगे तो आपको बड़े बड़े कोड में भी इसकी आदत पड़ी रहेगी, बट आप अगर कंसाइज करके एक बार में करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं a प्लस बी प्लस सी कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगी। मैं इसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि बॉड मास का रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिस्टम एस आउट कर लूंगी। अरे आ ही नहीं रहा है, कोई गलती करी है क्या हमने, बताओ, क्योंकि आता है। क्या गलती करी है हमने? विष्णु ने जो कोड बताया था मैंने वही लिखा है। अब विष्णु और ख्याति, मुझे आप बताओ कि क्या गलती करी हमने। एक चीज जो ख्याति ब्रैकेट ख्याति के रहने के बिना, अगर ख्याति गेट पे नहीं आएगी तो मैं उसके घर में नहीं घुस सकती। मुझे नहीं पता अंदर क्या लिखा है, तो क्या है वो चीज जो मुझे एंट्री दिलवाएगी इस कोड के अंदर, जिसके अंदर ये कोड होना चाहिए? आई थिंक फ्लोट में लेंगे वेरिएबल को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्या हम ये भूल गए थे? हाँ, क्या यही वो एंट्रेंस है जिसके अंदर हमें रहना था? अब मैं एक बार ऐसा आउट लिखती हूँ, देखो आ गया। ठीक है, और अब मैं एवरेज को प्रिंट कर देती हूँ। तो अब मैं काम करती हूँ, एवरेज क्या लूँ, क्या नंबर लूँ? 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2, आंसर मुझे 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरेज का कोड। इसमें हमने गलती क्या करी थी, गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने जो एंट्रेंस पे जो आदमी खड़ा होना चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम उसी को लिखना जो है वो भूल गए। इस वजह से ये जो अंदर हमने पूरा लॉजिक लिखा ये हमारा वेस्ट हो जाता। तो इस वजह से हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? थम्स अप दिखा दो। वेरी गुड। अब हम करते हैं चेक पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े। ठीक, चलो अब हम इसी के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम क्या देंगे, न्यू पे क्लिक करो और पॉजिटिव नेगेटिव 0
ठीक है, अब यहाँ पे वही गलती जो हमने करी थी वो हम नहीं करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को जरूर डालेंगे। हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है और हमें उसके बाद इसका बताना है, उसको हमें बताना है कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या वो, मैंने कुछ तो गड़बड़ी करी है। स्कैनर एस टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मैंने सही तो लिखा है। ठीक है, अब हमने इसको इनपुट लेना है एक नंबर, तो int a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कंडीशंस का, इफ एल्स का यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कैसे लिखते हैं जावा में, कि इफ, अगर मेरा ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, तब मैं क्या कर लूंगी, मैं ऐसा आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा लूंगी कि ये मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, अगर इफ कंडीशन सही नहीं होती तो वहां पे हम यूज करते हैं एल्स इफ। एल्स इफ क्या कहता है कि एल्स, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो तुम क्या करो। तो क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं सही हुई तो एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये नंबर छोटा है ए से। अगर ये नंबर छोटा हुआ ए से तो हम प्रिंट करवा देंगे निगेटिव। ठीक है, और अगर ये नंबर ना ही बड़ा हुआ ए से और ना ही छोटा हुआ, तो या तो ये अगर बड़ा नहीं है और अगर छोटा नहीं है तो वो 0 के बराबर ही होगा। तो हमें कोई भी चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे प्रिंट करवा देंगे कि इट इज 0। ठीक है, करके देखें। चलो, हमने नंबर को इनपुट करवाया -9, इसने क्या दिया कि ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर हम वापस से इसको रन करवाएं और हम यहाँ पे दें सिर्फ और सिर्फ 9, इसने बोला कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हम इसको वापस से रन करवाएं, अगर हम इसको दें 0, तो ये हमें कहेगा इट इज 0। तो यहाँ पे हमने कोड लिख लिया अपना पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करने के लिए। ठीक, ख्याति समझ आ रहा है? ओके, अब हम आते हैं कि पैरामीटर को प्रिंट करवाना, ये आप करोगे, यही आप लोग को करना है। मैं जो करवाऊंगी अभी, मैं प्रिंट मैक्स ऑफ 2 नंबर करवाती हूँ। बाकी ये जो कोड्स हैं, ये जब एक बार इनका सूडो कोड वगैरह हो जाएगा, जब हम घुसेंगे कोड में तब करवाऊंगी। ठीक है, चेक इफ प्राइम नंबर, ये वाला चीज, और एड n नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट सम, ये भी मैं अभी करवा दूंगी। ख्याति, क्या आपको इन्हीं दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐड n नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट सम? क्या आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम थी? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें। हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, और ये वाला, और कौन सा? और लास्ट वाला। यही ऐड n नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट, है ना? हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक बार आप सर्च करना गूगल पे और एक बार देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी बट अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं चाहती हूँ आप अपना दिमाग लगाओ। ये ऐड n नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट सम जो है, ये इसका कोड मैं करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसका कोड देख लेते हैं। प्रिंट मैक्स ऑफ 2 नंबर। ठीक, मुझे एक 2 नंबर इनपुट लेना है, ठीक, और उसका मैक्स प्रिंट करवाना है। ठीक, तो मैं लिख देती हूँ मैक्स ऑफ 2 नंबर। वापस से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जरूर करना है, और स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन। ठीक, हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो मैं 2 नंबर इनपुट ले लेती हूँ। int इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट और int b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। मुझे चेक करना है कि क्या a और b में से जो नंबर बड़ा है मुझे वो ला करके दे दे। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर तो a जो है वो बड़ा है b से, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो मैं क्या करूंगी, ऐसा आउट करवा दूंगी कि a इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स ऐसा आउट क्या करवा दूंगी, b इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि या तो a बड़ा होगा या तो छोटा होगा, 2 ही कंडीशन है, तो मुझे एल्स इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, 5 और मैंने कर दिया 9, तो मुझे मेरा a की वैल्यू क्या थी, 5 थी, b की वैल्यू मेरी 9 थी, तो b इज ग्रेटर, मुझे प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको वापस से रन करवाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं कि 5 और 5, तो मुझे मिलेगा b इज ग्रेटर। ठीक है, अब b इज ग्रेटर दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे मुझे एक एल्स इफ की कंडीशन डालनी ही होगी। एल्स इफ की कंडीशन में मैं क्या लिखूंगी, देखो मैंने जब 5 और 5 डाला तो मुझे फिर भी दे रहा है कि b बड़ा है, बट b बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगी कि अगर तो a जो है वो छोटा हो गया b से, तब तुम प्रिंट करो कि b बड़ा है। अगर ना ही वो छोटे हैं एक दूसरे से, ना ही वो कोई बड़ा है, तो मतलब कि वो बराबर होगा। तो अगर बराबर होगा तो मैं प्रिंट करवा दूंगी कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो है वो क्या है, कोड है हमारा 2 नंबर को मैक्सिमम करवाने का। अब इसका एक और जो तरीका है करने का, बिना ये पूरा कोड लिखे, वो क्या होता है, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन। ठीक, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। जब मैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखती हूँ तो जावा के अंदर एक यूटिल नाम का पैकेज होता है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है मेरे पास, जैसे स्कैनर हो गया या कोई और फैसिलिटी भी हो गई, फंक्शंस हो गए, वो सब कुछ इस स्कैनर के अंदर है, इस यूटिल के अंदर है। यूटिल का जो पूरा फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास सारे के सारे फंक्शंस हैं जो मुझे जरूरत पड़ते हैं। मैं जब स्टार लिखती हूँ तो मुझे सारे के सारे फैसिलिटीज मिल जाती है, तो जो भी मैं यूज करना चाहूँ मैं वो यूज कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ ये इफ एल्स हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली मैथ डॉट मैक्स प्रिंट यूज कर सकते हैं। कैसे कि हम यहाँ पे इंट मैक्स लिख दें और मैक्स में हम क्या कर दें, मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। जैसे ही मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या है कि मैथ जो एक कह लो एक तरह का वो है पूरा बड़ा सा खजाना, उसके अंदर मैक्सिमम निकालने का जो फंक्शन होता है, एक यूटिल खजाना है, उसके अंदर मैथ्स नाम का एक छोटा सा खजाना है, उस खजाने के अंदर मैक्स नाम का एक छोटा सा फंक्शन है। उसके अंदर हम जब 2 पैरामीटर्स डालते हैं, पैरामीटर्स मतलब जिसको वो चेक कर रहा होता है, तो अगर मैंने a डाला और मैंने b डाला तो मुझे ये मैथ जो इन दोनों में से सबसे बड़ा होगा वो ला करके दे देगा। फिर मैं क्या कर लूंगी, प्रिंट करवा दूंगी सिंपली मैक्स। ठीक, तो ये इफ एल्स को कैंसिल आउट कर देता है, इफ एल्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पे 9 लिखा, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, मुझे प्रिंट होकर के आ गया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ 2 नंबर्स के मैक्सिमम निकालने का तरीका। हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं ये काम, और साथ ही साथ हम मैथ्स से भी ये काम कर सकते हैं, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, हमें इफ एल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेकेंड कोई देख कर रहा है।
चलो फिर ठीक है, तो मैथ डॉट मैक्स में हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर्स पास कर दो। अब अगर मैं कहती हूँ मुझे 3 नंबर में से सबसे बड़ा ला करके दो, तो क्या लगता है ख्याति, क्या ये ला करके देगा मुझे 3 नंबर, मतलब यहाँ पे मैं ए बी और सी भी डाल दूं तो क्या ये मुझे ला करके देगा तीनों नंबर का बड़ा? नहीं। ये क्या करता है, मैथ डॉट मैक्स में अगर आपको 3 नंबर का बड़ा निकालना है तो पहले आप इन दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसको निकालो और फिर उसका मैक्स निकालो इस तीसरे नंबर के साथ। तो अगर मुझे मानो 3 नंबर है उनका मैक्स निकालना है, मानो मैं यहाँ पे एक और नंबर इनपुट ले लेती हूँ, c इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इन तीनों नंबर का मैक्स निकालूं और मैं एक बार निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एरर ला करके दे देगा, और एक बार हम इस एरर को ना थोड़ा समझते हैं। इसने बोला नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर मैक्स इंट इंट इंट। इसने बोला ऐसा कोई भी सुटेबल मेथड मुझे नहीं दिख रहा है जिसके अंदर मेरे पास 3 इंट है। अगर इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब इसका यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को इनपुट लेता है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यार दीदी मुझे तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी के अंदर एक और मैथ्स लिख दूंगी। ठीक है, मैं एक और मैथ्स का फंक्शन यहाँ लगा दूंगी, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, ये कॉमा सी। ठीक है, मैंने सही लिखा है, मैथ डॉट मैक्स के अंदर एक मेरा ये आ गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे पास दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा तीनों नंबर में से वो आ जाएगा। मैंने 8 लिया, मैंने 7 लिया और मैंने 9 लिया, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया। समझ आ गया? तो ये क्या करेंगे, अगर हमें 4 नंबर का करना है तो हम यहाँ पे एक और मैथ लगा देंगे। हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन ले लेंगे, उनके अंदर हम एक एक नंबर डालते रहेंगे और ऐसे करेंगे। हमारा जो मैथ डॉट मैक्स नाम का जो फंक्शन है, वो फंक्शन सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स लेता है, सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स लेता है, उससे ज्यादा वो नहीं लेता। ठीक है, समझ आ गया, मजा आ रहा है? यार देखो मैं समझ सकती हूँ ये थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि ये हम पढ़ लिए हैं, इसमें कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, बट क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे भी डालने वाली हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई अगर मानो इन फ्यूचर बिगिनर इसको वॉच कर रहा हो या देख रहा हो तो उसको कुछ समझ ना आए, तो थोड़ा बोरिंग ये हो सकता है। ठीक है, तुम्हें बोरियत फील हो रही है ख्याति या नहीं हो रही है, मुझे इतना बताओ, कैसा लग रहा है? नहीं हो रही बोरियत? क्या तुम्हें ये मैथ्स वाला फंक्शन अच्छा लगा? ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे एड n नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट सम। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं इसको समझाती हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ये है n नंबर इनपुट एंड सम। ठीक है, क्या करूं मैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कभी नहीं भूलना। अब मुझे क्या कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है पता है, मैं इसको समझाती हूँ अच्छे से। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसने बोला है कि तुम ऐड करो n नंबर फ्रॉम यूजर इनपुट। इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। ये मुझसे ऐसा कह रहा है कि मैं यूजर को बोलूं कि तुम मुझे n की वैल्यू दो, मान लो उसने मुझे 5 वैल्यू दी। अब मैं जब n की वैल्यू 1 है, मतलब कि जब मानो n की वैल्यू 5 है, ठीक है, उसने मुझे 5 वैल्यू, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, मानो मैं इसको 3 कर देती हूँ। मैंने यूजर को बोला मुझे तुम 3 इनपुट दो। अब तुम मुझे जितना इनपुट नंबर दोगे ना, जितना जो नंबर तुम मुझे दोगे मैं उतनी बार इनपुट लूंगा, और जो इनपुट हर बार जो मुझे इनपुट में नंबर मिलेगा उसको मैं उनका मैं सम करूंगा और मैं तुमको ला करके टोटल सम ला दूंगी। मतलब पहले यूजर ने मुझे int n इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करा,
मैंने ये करा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे यूजर मुझे n नंबर को इनपुट देगा, ठीक है, ये मुझे इनपुट देगा। अब मेरी n की वैल्यू जो है 3 है, जब मैं एक i नाम का int i इज इक्वल्स टू 1 भी करूंगी, ठीक, यहाँ पे हम आ रहे हैं लूपिंग पे। अभी हमने कंडीशंस पढ़े थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन को चेक करना होता है। हम लूपिंग कब कर रहे होते हैं, लूपिंग मतलब किसी भी काम को बार बार दोहराने का काम। तो मुझे लूपिंग करना है, यहाँ पे कैसे हो रही लूपिंग देखो, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे n नंबर को इनपुट लेना है, बार n टाइम्स मुझे इनपुट लेना है, और हर बार जो मुझे नंबर मिलेगा उसका सम मुझे प्रिंट करवा लेना है, टोटल सम। तो मैंने पहले n को इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने एक i नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि 1 से स्टार्ट होता है। अब जब i की वैल्यू 1 है तो मैं एक नंबर इनपुट ले रही हूँ, मानो नम, ठीक है, नम, एक नम नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया, इसके अंदर मैंने 4 को इनपुट दिया। तो मेरा जो सम है, अभी तो मेरा सम फिलहाल 0 है, मतलब मैंने क्या किया देखो, एक बार समझाती हूँ। n मैंने लिया जो कि मुझे बताता है कि कितनी बार मुझे इनपुट लेना है, मुझे फाइनल में प्रिंट क्या करवाना है, सम प्रिंट करवाना है, तो मैंने सम नाम का भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। मैंने इनिशियली उस सम को 0 रखा क्योंकि अभी मेरे पास कोई इनपुट नहीं आया है, तो मेरा सम जो है वो खाली है। अब यूजर जब i इज इक्वल टू 1 होगी तो यूजर ने नंबर की वैल्यू को 4 रखा, तो मैं क्या करूंगी, इस 4 को मैं सम के अंदर प्लस कर दूंगी। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई भी कर सकते हैं, या हम सम प्लस इज इक्वल्स टू आई या नम भी कर सकते हैं, ठीक है, आई नहीं नम, ठीक है। हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं और हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जब मेरी i की वैल्यू 1 थी तो मैंने इनपुट लिया n इज इक्वल टू 4, नम इज इक्वल टू 4, और मैंने सम के अंदर ऐड कर दिया, तो मेरी सम की वैल्यू अब क्या हो गई, मेरी 4 हो गई। अब मेरा i जो है वो int i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब मैंने कहा int i इज इक्वल टू 2 तो वापस से मेरी नम के अंदर कोई ना कोई इनपुट आ रहा होगा, तो नम के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे लिया इस बार 6, तो वापस से क्या होगा, सम के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू नम ही हो रहा होगा, यही लाइन होगी। तो अभी मेरे सम के अंदर तो 4 था, जब मैं इसके अंदर 6 और ऐड कर दूंगी तो मेरी सम के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मेरा i इज इक्वल्स टू 3 हुआ, ठीक है। अब मैंने नम की वैल्यू क्या ली, इनपुट में मान लो 2 ले ली, तो वापस से सम के अंदर क्या होगा, प्लस इज इक्वल्स टू नम, वापस से सम के अंदर नम की वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो पहले तो 10 थी, अब 2 और ऐड हो जाएगा तो ये टोटल 12 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, वापस से i की वैल्यू बढ़ाई। अब जब मैं वापस int i इज इक्वल्स टू 4 कर रही हूँ तो मुझे n की वैल्यू क्या थी, मेरी n की वैल्यू तो मेरी 3 थी, मतलब मुझे 3 बार ही इनपुट लेना था, 3 बार ही ये वाला काम करना था। एक बार हो चुका है, ये 1, ये 2 और ये 3। जब मेरी n की वैल्यू जो है वो जो i की वैल्यू है वो n से जो है वो बड़ी हो गई, तब मुझे रुक जाना है। यही सेम काम आपको फ्लो चार्ट इसी फॉर्मेट में बनाना है, यही हमें करना है। एक बार हम इसको कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मुझे पहले इनपुट लेना है, मेरे पास पहले इनपुट होना चाहिए कि कितनी बार मुझे एडिशन के लिए जो नंबर्स हैं वो इनपुट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, int n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int करके n की वैल्यू इनपुट ले लूंगी। मानो मैंने n की वैल्यू जो है वो इनपुट क्या ले ली, 3 ले ली, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, ठीक, मैंने n की वैल्यू को 3 ले ली। अब मैंने बोला कि मैं एक int i नाम का भी करूंगी जो कि मेरा ट्रैक करता रहे कि कितनी बार, मतलब चेक करता रहे। i की वैल्यू, आपको i की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ठीक, i इज इक्वल टू 1 मैंने कर दिया। और मैंने कहा कि क्योंकि मुझे सम प्रिंट करवाना है तो मैं सम नाम का भी एक वेरिएबल बना लेती हूँ और इसको मैं 0 से ही इनिशियलाइज करती हूँ, क्योंकि 0 जो है मेरा बेसिकली कुछ भी स्टोर, मतलब अभी फिलहाल मेरा सम कुछ भी नहीं है, ठीक।
अब मैं क्या करूंगी, मैं एक कंडीशन लगाऊंगी व्हाइल लूप के थ्रू। ठीक, व्हाइल लूप में हम क्या लिखेंगे कि जब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरी आई की वैल्यू जो है वो लेस देन एन है। जैसे ही मेरी आई की वैल्यू जो है वो एन से बड़ी हो गई, मैं रुक जाऊंगी। तो वाइल मतलब जैसे मानो वाइल आई एम डांसिंग यू गो एंड कुक गो एंड कुक मैगी, मतलब जब तक मैं डांस कर रही हूँ तब तक तुम जाओ मैगी पकाओ। तो जब तक आई जो है लेस देन एन है तब तक तुम क्या करो सम के अंदर तुम पहले इनपुट लो, एक नंबर को इनपुट लो। तो तुम क्या करोगी, इंट नम इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने एक नंबर को इनपुट लेना है और फिर सम के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू नम ऐड कर देना है और बाद में मुझे आई को बढ़ा देना है, इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि जब तक आई बढ़ेगा नहीं, अगर आई बढ़ेगा नहीं, देखो अब यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट लूप का। अगर मैंने यहाँ पे आई को बढ़ाया नहीं, ठीक, आई मेरा अगर हमेशा जीरो ही रह गया तो ये लूप जो है हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मेरी आई जो है कभी एन से बड़ी होगी ही नहीं, तो हमेशा ये लूप चलती रहेगी और ये इनफाइनाइट लूप का केस बन जाता है। हमें अवॉइड करना है ये केस, कभी भी ये केस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो ये मेमोरी खींचता है, ये हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक, अब जब मेरा ये सारा काम खत्म हो गया तो मुझे यहाँ पे एस आउट करवा देना है सम को। ठीक, अब हम देखते हैं एक बार करके। मैंने क्या करा, 3 को इनपुट ले लिया। मैंने कौन कौन से नंबर लिए थे यहाँ पे, 4 लिया था, 6 लिया था और 2 लिया था। ठीक है, 4 लिया और 6, 4 और 2। मेरा आंसर क्या मिला मुझे, अच्छा एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या मुझे बताओगे ख्याति मैंने क्या गलती कर दी थी। मैंने सम प्लस इज इक्वल्स टू आई, मतलब मुझे सम प्लस इज इक्वल्स टू आई लिखना था, मैंने सम प्लस इज इक्वल्स टू नम लिख दिया है, क्या मुझे ये करना था। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले n को इनपुट लिया, ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ, मैंने मतलब हो सकता है मैंने तो मैथ्स से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तुम कंफ्यूज हो गई होगी। देखो मैं बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले मैंने n को इनपुट लिया, ठीक है, n क्या कहता है कि कितनी बार मुझे, मतलब मुझे कितनी बार वो नंबर चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि कह लो कि मैंने तुम्हें 5 नंबर दिया, तो तुम कहती हो कि दीदी मुझे ना एक टीम बनानी है अपने हैकाथॉन के लिए, तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितना, स्क्रीन शेयर दिख नहीं रहा है क्या, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार मुझे कंफर्म कर दो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। चलो फिर देखो, मैंने बोला तुम्हें कि ख्याति तुमने मुझसे बोला कि दीदी मुझे टीम बनानी है 5 लोगों की, मतलब मुझे टीम बनानी है हैकाथॉन के लिए, तो आप मुझे बता दो कि मुझे कितने बच्चों को अपने साथ रखना है। तो मैंने तुम्हें बोला कि ख्याति तुम्हें 3 बच्चों को अपने साथ रखना है। तो अब तुम क्या करोगी, मैंने तुम्हें 3 नंबर दे दिया है, तो तुम एक बार गई, एक बच्चे को उठाई, तुमने उसको टीम में डाल दिया, फिर तुम दूसरी बार गई, एक बच्चे को उठाई, तुमने उसको टीम में डाल दिया, और फिर तुमने तीसरी बार गई और तुम एक बच्चे को ले आए और उसको भी तुमने टीम में डाल दिया। तो अब जो तुम्हारा फाइनल टीम है वो बन करके तैयार हो गई। ठीक है, वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें n नाम का n इंटीजर दिया तुम्हें, और उसके अंदर मैंने तुम्हें इनपुट करवाया 3, मतलब तुम्हें 3 बच्चों को अपनी टीम में रखना है। अब तुमने क्या किया, जब तुम पहली बार गई i इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब तुम पहली बार गई तो तुमने एक बच्चा जिसका नाम 4 है उसको तुम ले आई और अपने टीम में डाल दी, मतलब सब में डाल दी।
तुम num इज इक्वल टू 4, मतलब तुम्हारे पास 4 आया और तुमने उसको सम में ऐड कर दिया। सम बेसिकली क्या है, मुझे सम ही तो आउटपुट में चाहिए कि टोटल तुम्हारी टीम क्या है, मुझे तुम अपनी पूरी टीम दिखाओ। तो टीम का पहला मेंबर तुमने ऐड कर दिया 4। अब मैं तुम दूसरी बार गई, जब i इज इक्वल टू 2 दूसरी बार गई, तब तुम्हें 6 मिल गया। तो तुमने 4 तो तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तुम उसमें 6 और ऐड कर दी, तो अब तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 10। ठीक, सम तुम्हारा 10 हो गया। अब तुम तीसरी बार गई और तुम्हें 2 मिल गया, तो ऐसे तुम्हारी टीम में 10 था, नंबर तुम्हारा 10 था। अब तुम एक और जब ऐड कर दोगी तो तुम्हारे पास 12 आ जाएगा। अब तुम चौथी बार तो जाओगी नहीं, तुम्हें चौथी बार नहीं जाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही, तुम्हें सिर्फ 3 ही मेंबर लाने हैं, चौथा मेंबर तुम्हें नहीं लेकर के आना है। तो तुमने जैसे ही देखा कि दीदी ने जितना नंबर मुझे दिया था उससे ज्यादा अगर मैं हो रही हूँ तो मुझे वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, n जो है इनपुट ले लिया कि मुझे कितने नंबर चाहिए एडिशन के लिए। फिर मैंने i इज इक्वल टू 1 को सेट कर दिया। i इज इक्वल टू 1 का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, ये ट्रैक करेगा कि तुम कितनी बार गई हो नंबर लेने। अगर तुम पहली बार जब तुम गई तो तुमने एक नंबर इनपुट लिया और तुमने सम के अंदर उसको डाल दिया, फिर तुम i को बढ़ा करके 2 कर दी, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर जब i की वैल्यू 2 हो गई तो तुम वापस गई, एक नंबर तुमने इनपुट लिया और तुमने सम में ऐड कर दिया, फिर तुमने i को बढ़ाया और i की वैल्यू अब क्या हो गई, अब बढ़ के 3 हो गई। फिर तुमने एक नंबर इनपुट लिया और उसको सम के अंदर ऐड करवा दिया। अब तुम i की वैल्यू जब बढ़ाओगी तो वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, तुम यहाँ आई, तुमने कंडीशन देखा कि 4 जो है वो मेरा छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, ये कंडीशन जो है मेरी वो फॉल्स हो गई। तो यहीं पे तुम्हारा ये पूरा लूप जो है वो टूट जाएगा। ठीक, तुम फिर क्या करोगी, सम को प्रिंट करवा दोगे। अब हम एक बार चला लेते हैं, हमने पहले 6 लिया, फिर हमने 4 लिया, पहले मैं काम कर लेती हूँ 3, मुझे 3 नंबर चाहिए। ठीक, तो पहले मैंने 6 इनपुट लिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 2 लिया, तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, आई मेड अ मिस्टेक। 6 लिया, 4 लिया, फिर 2 लिया। ओहो, 3 6 4 2, एक सेकेंड, क्या गलती हो रही है। स्कैनर ऐसे टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एन को मैंने इनपुट लिया और आई इज इक्वल टू 1 को मैंने सेट कर दिया और सम मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, अब while I is less than equals to n, तो हमें क्या करना है, int num is equals to sc dot next int। ठीक है, और सम के अंदर मुझे प्लस कर देना है num को और i को मुझे इंक्रीमेंट कर देना है। सब तो सही है। मैंने सबसे पहले इनपुट क्या लेना है, 3 को, फिर मुझे क्या इनपुट लेना है, 6 4 2 आ गया। हाँ सही है, सही है, सही है। तो यहाँ पे 12 आ गया, वो हो सकता है कुछ चलने में प्रॉब्लम हो गई हो उसकी। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कोई गलती नहीं हुई थी, बस ये चल नहीं रहा था। ये ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था उसका लॉजिक जो है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ तक इतना हो गया। कोई डाउट ख्याति अगर या कोई बात जो तुम्हें मुझे बतानी हो तो तुम बता सकती हो। नहीं यार ठीक है, थम्स अप ऐसे ऐसे क्यों करना है, बता दो। नहीं दीदी अब मुझे कुछ नहीं पूछना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर अब आज आप कोशिश करना एक बार कि आप इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करने का ट्यूटोरियल देख लेना एक बार, कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि जब हम कल से कोड वगैरह स्टार्ट करेंगे, ये जितने भी कोड होंगे वो मैं गिटहब के रिपोजिटरी में डालूंगी, ये सारे कोड आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है,
और इसका जो लेक्चर रिकॉर्डिंग हुआ ये भी मैं रिकॉर्ड अपलोड तो कर दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम होगी वो आप देख लेना बाद में जा करके। ठीक, गिटहब जो है वो रिपोजिटरी कैसे बनानी है वो मैं कल जल्दी जल्दी बता दूंगी, अगर मैं कल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाऊंगी तो। ठीक, और सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। इंटेलिजे आइडिया का इंस्टॉलेशन एक बार ज़रूर देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछना, और जो मैंने होमवर्क कल दिया था उसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। आज कोई होमवर्क नहीं है, अब ये जो होमवर्क है वो कल चेक होगा। ठीक है, ओके, खत्म करें, क्लास को खत्म करें। कोई डाउट हो ख्याति तो पूछ लो, फिर हम खत्म करते हैं। चलो फिर, ओके, लेट्स एंड दिस क्लास।